नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और मेरे साथ इस बुलेटिन में रहेंगे मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी। बताएंगे आपको सुबह 9 बजे की हर बड़ी खबर। सबसे पहले हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर के कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होनी है, ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। परिणाम की समीक्षा के लिए खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी, कुमारी सैलजा, हुड्डा, सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सैलजा और सुरजेवाला को बाद में बुलाया जा सकता है। पर्यवेक्षक गहलोत, माखन और दीपक बावरिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। कुमार विक्रांत, क्या ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि हार की समीक्षा हो? और सैलजा ने बताया भी, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, नाराज दिख रही थी, कोऑर्डिनेशन की कमी बता रही थी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि हरियाणा में उसकी जीत तय है। एग्जिट पोल भी ऐसा कह रहे हैं। आखिर वो कैसे हार गई, इस सदमे से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि CLP नेता थे और उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी। इसके अलावा तीनों पर्यवेक्षक यानी कि अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, इनको पहले बुलाया गया है। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भी इस बैठक में बुलाया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर इसमें मंथन होगा और जिस तरीके से सैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है और क्या फैसले करने हैं। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अब शायद हो सकता है कि विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा ना बनाए जाए कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो पार्टी को जिता नहीं पाए। ठीक है कुमार विक्रांत, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, बड़ी खबर जिसके बारे में कुमार विक्रांत हमें जानकारी दे रहे थे कि आज इस मीटिंग में हार की समीक्षा की जाएगी और साथ ही ये भी जो आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी के ऊपर कि EVM में गड़बड़ी हुई है, ये तंत्र नहीं लोकतंत्र की जीत है, हरियाणा चुनाव के नतीजे। और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की है। हरियाणा विधानसभा में पार्टी की हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। रायपुर अधिवेशन में तय नियमों का हवाला दिया है। जवाबदेही और जिम्मेदारी पर भी रणदीप ने सवाल उठाए। तो रणदीप सुरजेवाला ने 3 नेताओं के जरिए संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें पहला नाम किसका है? पहला नाम देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। एक व्यक्ति एक पद का तय किया गया सिद्धांत। रसातल में पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये बने हुए हैं, तो ये एक पहला नाम है जिसको लेकर ये सवाल है। दूसरा, KC वेणुगोपाल, राहुल के करीबी संगठन महासचिव, इस पद पर 5 साल पार कर चुके हैं। तो जो तय किया गया था उस आधार पर फैसला हो, उस आधार पर निर्णय लिया जाए। 3 नामों की तरफ इशारा। और यह तीसरा नाम अजय माकन का, महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष हैं, लगातार तमाम राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, लेकिन मिली हार। जवाबदेही तय क्यों नहीं? जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो। तो सुरजेवाला ने ये सारे सवाल उठाए हैं इन चेहरों को लेकर, इनकी जिम्मेदारियों को लेकर, इनकी भूमिका को लेकर। और आपको बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुरजेवाला ने इस्तीफे की पेशकश की हो। इससे पहले सुरजेवाला ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महासचिव पद से इस्तीफे की पेशकश की थी और उस समय उन्होंने हरियाणा में फोकस करने का हवाला दिया था। साथ ही इस्तीफे को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने खारिज कर दिया था। सुरजेवाला का मानना है कि जो नियम कानून उदयपुर चिंतन शिविर में बने हैं और रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में बना है, उस पर मुहर लगी। बिल्कुल, और उसी को स्वीकार करते हुए सुरजेवाला ने इस्तीफे की ये पेशकश की है। उन्होंने जवाबदेही और जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 5 साल महासचिव रहने के बाद बदलाव पर मुहर लगी थी, वो इंप्लीमेंट हो, यानी कि जो तय किया गया था वो लागू किया जाए। कुमार विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, ये जो सवाल हैं इस्तीफे के साथ साथ, ये सवाल बड़े गंभीर हैं कांग्रेस आलाकमान के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए, और सुरजेवाला उठा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी के अंदर नतीजों ने एक टूट पैदा कर दी है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि एक खेमा पार्टी को चला रहा है, बाकी लोगों की सुनवाई नहीं है। और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला जो कि कर्नाटक जिताने के बाद वो प्रभारी पद से में रहे और उसका उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और ये कहा कि वो हरियाणा में फोकस करना चाहते हैं, खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बॉर्डर लाइन पर कांग्रेस का आंकड़ा है राज्यसभा में,
तो कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला को कि आप राज्यसभा सीट नहीं छोड़ सकते, तब उनके बेटे को टिकट दिया गया। अब रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो राज्यसभा सांसद के तौर पर काम करेंगे और जो उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया गया, जिस पर रायपुर में अधिवेशन में मुहर लगी, उसके लिहाज से वो अपने पद से इस्तीफे देने की पेशकश उन्होंने की है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उन्होंने 3-4 बड़े निशाने लिए हैं। इशारा जिस ओर है कि पहला ये कि जो तय हुआ था उसके मुताबिक एक व्यक्ति एक पद, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। 5 साल हो गए हैं केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव रहते हुए, और अजय माकन को लेकर उनका कहना है, उनकी ओर से जो इशारा है वो यही है कि वो लगातार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जहां जहां बने हैं वहां हार हुई है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर हरियाणा के चुनाव के हार के बाद एक उथल पुथल दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव नाराज हैं। कैप्टन अजय यादव पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की बात उन्होंने कही है। सीएम पद पर झगड़ा हार का बड़ा फैक्टर है, अजय यादव ने कहा है। और कैप्टन अजय यादव को एआईसीसी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन का पद दिया गया है। उन्होंने ओबीसी चेयरमैन के पद को लेकर कहा कि पार्टी ने उन्हें झुंझुना पकड़ाया है। जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीत का, और उस वक्त अगर जब मुख्यमंत्री की टसल की अगर बातें मीडिया में आती हैं तो पार्टी के लिए कोई एक अच्छे संकेत नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उनको जो है जनता से जो है इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनको इस प्रकार की जो कॉमनल बात कोई कहें, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी को कॉमनल बात नहीं कहनी चाहिए। वो तो वैसे जीत रहे थे, उनको उनकी जीत में तो कोई शंका थी नहीं, लेकिन उसका असर जो है बाकी जगह पड़ा है। एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, पीसीसी में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और पूरे संगठन को जो है आज तक हमारे जो हैं जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो ये आत्मचिंतन की बात है कि हम इस बात को देखें कि किस प्रकार से हम पार्टी संगठन को मजबूत कर सकते हैं। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमारे पास संगठन नहीं था। और अम्बाला कैंट से अनिल विज से हारे सैलजा के करीबी कांग्रेस उम्मीदवार परमिंदर पाल पारी ने भी खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने मुझे हरवाया। इसके पीछे परमिंदर ने तर्क दिया कि सैलजा सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं का सम्मान नहीं किया गया, उसका नुकसान हुआ है, पहली बात तो ये। और साथ ही उन्होंने कहा कि असंध से उम्मीदवार सैलजा के करीबी शमशेर सिंह गोगी हारे हैं। हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। अंबाला कैंट से 6 बार हारने वाले निर्मल सिंह को अंबाला सिटी से टिकट दिया गया। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और चाहते थे कि 40 के करीब सीटें आए, जिससे आजाद उम्मीदवारों के सहारे सीएम बन जाए। लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, ये आरोप लगाए हैं, ये बयान दिया है। और अगली खबर है महाराष्ट्र से। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति का मास्टर स्ट्रोक, 15 से ज्यादा जातियां ओबीसी में हो सकती हैं शामिल। केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए आयोग ने भेजा है प्रस्ताव। और खबर है कि इस मामले पर आज औपचारिक तौर पर कैबिनेट में भी प्रस्ताव आ सकता है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र ने राज्य की मांग और आयोग की सिफारिश अगर मंजूर कर ली तो जल्द ही अध्यादेश भी लाया जा सकता है। ऐसा हुआ तो चुनावी समय में यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके बाद महायुति और बीजेपी के विजय रथ को रोकना महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल साबित हो जाएगा। और आपको बता दें कि पिछड़ा आयोग ने इस मसले पर हाल ही में 2 बैठकें की थी, जिसमें राज्य सरकार ने पिछड़ा आयोग को 15 से ज्यादा जातियों की एक फहरिस्त सौंपी थी, और जिसे अब आयोग ने केंद्र को भेज दिया है। और देखिए, TV9 भारतवर्ष के सूत्रों के मुताबिक अब एक नजर उस पर हम डालते हैं कि आखिर कौन कौन सी जातियां हैं जिनको लेकर ये सिफारिश की गई है, ये रिकमेंडेशन भेजा गया है। देखिए, राज्य सरकार ने पिछड़ा आयोग को ये इन जातियों की लिस्ट दी है, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे कि ये जातियां कौन कौन सी, तो बट गुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, और उसके अलावा रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयार, पवार,
कपेवार और मुन्नार कपेवार ये वो जातियां हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है। आगे देखिए, मुन्नार कापू और तेलंगी, पेंतार रेड्डी, रुकेकरी, लोध, लोधा, लोधी, डांगरी, ये उन जातियों के हम आपको नाम बता रहे हैं जो संभावित हैं, उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और ये TV9 के सोर्सेज से इनके नाम सामने आए हैं। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। राजीव, ये चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्या बड़े फायदे इसमें चुनावी तौर पर नजर आ रहे हैं या हो सकते हैं? देखिए, पिछले 3 कैबिनेट से लगातार महाराष्ट्र सरकार एक से एक बड़े फैसले ले रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये चुनावी फैसले हैं। हालांकि ये जो फैसला है ये सामाजिक तौर पर भी कहीं ना कहीं एक जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए फायदेमंद तो साबित होगा, लेकिन ऐसे समय पर ये फैसले लेने की संभावना जताई जा रही है जब कुछ ही दिनों बाद, ये कह सकते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है उसकी टीम 2 बार महाराष्ट्र आई थी और उन्होंने राज्य की जो समिति है, राज्य का जो आयोग है, उनके साथ बैठक की थी, जिसमें से 15 ऐसी जातियां थी पिछड़े वर्ग की। उन जातियों को लेकर सिफारिश दी गई थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और उस सिफारिश को केंद्रीय पिछड़ा आयोग ने केंद्र सरकार के पास में भेज दिया है। अगर केंद्र सरकार अपनी सहमति जता देती है तो ये 15 पिछड़ी जातियां हैं जो हैं वो ओबीसी में शामिल हो जाएंगी। निश्चित तौर पर ओबीसी में शामिल होने के बाद में बहुत सारे फायदे उन्हें मिलेंगे जो आज तक नहीं मिलते आ रहे थे। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका उत्थान होगा और अगर ऐसे में ये फैसला होता है और उनका निश्चित वो जातियों को ऐसा लगेगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है तो उसका फायदा भी निश्चित तौर पर चुनाव में मिलेगा। और एक बड़ा वर्ग है, 1-2 जाति की बात नहीं है, 15 ऐसी जातियां, बाकायदा स्पेसिफिक तौर पर उन जातियों का नाम भी मेंशन है कि कौन कौन सी वो जातियां हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में हमने देखा है कि हर चुनाव में राजनीति चरम पर होती है, लेकिन सरकार के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? राजीव, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि सरकार को आने वाले समय में इसका क्या फायदा मिल सकता है या चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ आप बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। और आज देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में देश की तमाम जानी मानी हस्तियां भी पहुंचेंगी। भारत सरकार की तरफ से खुद अमित शाह अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे। TV9 बीती रात से ही हर खबर, हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। और आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। अमित शाह श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई भी जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। आज शाम वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। जी हां, तो रतन टाटा यानी देश का रत्न 1961 में टाटा ग्रुप में नौकरी शुरू की। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के वो अध्यक्ष बने और 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। 2012 तक ग्रुप के वो चेयरमैन रहे, 21 वर्षों तक चेयरमैन रहे वो, और 2008 जैगुआर लैंड रोवर की खरीद भी उन्होंने की थी। और रतन टाटा का निधन एक युग का अंत माना जा रहा है। क्या होगा आज, उस कार्यक्रम पर भी, उस शेड्यूल पर भी एक नजर डालते हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन और सुबह 10:30 बजे NCPA लॉन लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। 3:30 बजे पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। वर्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जाएगी। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव, और कौन कौन आज पहुंचने वाला है अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के? देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद में पूरा देश गमगीन है।
उनके अंतिम संस्कार में और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश की तमाम बड़ी हस्तियों के पहुंचने का अंदेशा है। जैसे बीती रात मुकेश अंबानी खुद पहुंच गए थे ब्रीचकंडी अस्पताल, राज्य के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस तक पहुंचे थे। तो आज चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, चाहे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिर राजनेता हो, खुद अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे हैं। तो हर किसी को आज मुंबई के वर्ली और साथ साथ में नरीमन पॉइंट में जहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, वहां पर आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुलाबा इलाके में वहां की तस्वीर दिखा दूं, जहां पर इस वक्त रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर है। और आप ठीक मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहाँ सिक्योरिटी का बेहद कड़ा इंतजाम किया है। सामने आप जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहीं से एक अंदर पतली सी गली जाती है और अंदर जाकर रतन टाटा का बंगला है। यही इसी बंगले में वो रहते थे और देर रात जब लगभग 1:30-2 बजे के करीब में उनका पार्थिव शरीर ब्रीचकंडी अस्पताल से लाया गया तो घर पर ही लाया गया और यहाँ से लगभग अभी पौने घंटे से 1 घंटे के बीच में एनसीपीए में, जो कि नरीमन पॉइंट इलाके में आता है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए शाम 3:30 से 4 बजे तक रखा जाएगा, जहां पर तमाम वीवीआईपी हो या फिर आम आदमी हो वो दर्शन कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने जो है 1 दिन का शोक घोषित किया है। तमाम राजकीय कार्यक्रम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक जो है आज मुंबई में, उसमें श्रद्धांजलि जरूर दी जाएगी रतन टाटा को, ये भी एक जानकारी सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आज आधा झुका हुआ रहेगा राज्य में। तो राज्य सरकार की तरफ से पूरी कवायद है कि रतन टाटा को मान सम्मान देने में कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ में उनकी विदाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे हैं, वो भी पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और परिवारजनों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और लगभग जो है 6 घंटे तक पार्थिव शरीर एनसीपीए में मौजूद रहेगा, एनसीपीए लाउंज में, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। मुंबई पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं वो अपने निजी गाड़ियों में ना आए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। इस वजह से उन अपील में यह कहा गया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक अंदेशा, एक अनुमान ऐसा है कि रतन टाटा की ऐसी शख्सियत थी, ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। क्योंकि आम लोगों के लिए उनका चाहे पूरा उद्योग, चाहे उनका सामाजिक काम रहा हो या फिर उद्योग जगत में जिस तरह से उनका नाम था, लेकिन नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और ऑटोमोबाइल सेक्टर तक उन्होंने जो भी चीजें की वो आम लोगों बहुत बड़ी क्षति है। रतन टाटा का यूं चले जाना। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। नरीमन पॉइंट में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, ये जानकारी मिल रही है। वहीं एनसीपीए पार्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। ओबेरॉय होटल के आगे मरीन ड्राइव रोड को फिलहाल बंद किया गया है। तो देखिए कुछ अपडेट्स भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक में भी कुछ बदलाव किया गया है रूट्स में। ओबेरॉय होटल के आगे मरीन ड्राइव रोड को बंद किया गया है। और रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने टाटा को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में एक बना दिया। कैसे, इसे भी समझिए, इसे भी देखिए। ग्लोबल रतन, जी हां बिल्कुल, रतन टाटा ने दुनिया में इस कंपनी को पहुंचाया ऊंचाइयों तक। एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम और मेटल्स की बात करें, टाटा स्टील, टाटा मेटेलिक्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड की बात करें तो टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग, इंजीनियर्स लिमिटेड, ये वो बड़े नाम हैं जो इस फील्ड में सबसे आगे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें तो ताज, विस्तारा, वेदांता, एयर एशिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिंजर, ये सभी ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए वो कंपनियां हैं जिन्हें टाटा ने आगे पहुंचाया। रिटेल एंड ई कॉमर्स में आप देखिए क्रोमा, टाटा क्लिक, टाटा एनयू, टाटा 1mg, स्टार क्विक, बिग बास्केट, स्टार बाजार, ये तमाम बड़े नाम हैं जो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और टेक्नोलॉजी में टाटा क्लास एज और टीसीएस, टाटा ELXI और फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो इस फील्ड में भी टाटा कंपनी का बड़ा नाम है। टाटा सॉल्ट, टाटा बक्स कॉफी, टाटा टी, टाटा सोलफुल, टाटा संपन्न, ये तमाम बड़े ब्रांड्स हैं। साथ ही लाइफस्टाइल में टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, वेस्ट साइड और LVSJE, ये बड़े ब्रांड्स हैं जो रतन टाटा की मेहनत से दुनिया भर में फैले हैं। टेलीकॉम में मीडिया, टाटा प्ले, तेजस नेटवर्क, टाटा कम्युनिकेशंस का बड़ा नाम है। साथ ही ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स, जैगुआर, लैंड रोवर, ये तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी दुनिया में धूम मचाई है।
और वहीं पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा जी दूरदर्शी, कारोबारी, दयालु आत्मा थे। पीएम मोदी ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। रतन टाटा जी असाधारण इंसान थे, उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। तो पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर यह पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर देश के सामने ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा मन रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो उनके विचारों को जानने का मौका मिला। और ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा, उनके निधन से बेहद दुख हुआ है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। और रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा को कई पुरस्कार मिले, उन्हें पुरस्कार देने से पुरस्कार का मान बढ़ गया। आज उनके बीच से देश का एक अनमोल रतन बिछड़ गया है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं। और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने न केवल उद्योग जगत से देश को नई पहचान दी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर पर भी देश को सबल बनाया। ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। और आगे बढ़ते बांग्लादेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। राजबाड़ी शहर के मंदिर में हमला हुआ है। अज्ञात उपद्रवियों ने मूर्तियां तोड़ी है। उपद्रवियों ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से मंदिर को निशाना बनाया गया है और दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और नवरात्र में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के जिहादी नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों में लूटपाट कर रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को पूजा नहीं करने दे रहे हैं। भारत तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से बात करने की अपील भी कर रहा है। और लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार को खास निर्देश दिए हैं। सवाल है कि नवरात्र में बांग्लादेश में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को टारगेट करने वाले जिहादियों का आका कौन है? जब से बांग्लादेश में हुकूमत बदली है, बांग्लादेश सरकार का रंग ढंग भी बदल गया है। निजाम बदलते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू टारगेट पर आ गए हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की नहीं है, ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां नवरात्र में दुर्गा पूजा के पंडाल लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में जगह जगह दुर्गा पूजा पंडालों और हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है। आखिर कौन है इन हमलों के पीछे? किसके इशारों पर हिंदुओं पर यह हमले किए जा रहे हैं?
इसके पीछे क्या एजेंडा है, यह आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हुए इन हमलों के वीडियो के एक एक फ्रेम को पहले आपको समझाते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश में नवरात्र के दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर किए गए हमलों के बाद का है। सोशल मीडिया पर किए गए दावे के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने चिटगांव जिले के रोजान दाबुआ में दुर्गा मंदिर में हमला कर दिया। हमलावरों ने दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की और वहां लूटपाट की। लोगों के साथ उनकी झड़प भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनमें से कुछ लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि कुछ हमलावर भागने में कामयाब हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ रखा है। लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। दुर्गा मंदिर पर किए गए हमले के बारे में लोग इस हमलावर से जानकारी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वारदात के बाद लोगों के हत्थे चढ़ जाने के बाद हमलावर आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है। हिंदू मंदिर और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले का यह आरोपी शख्स तो संयोग से पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमलावर हिंदू स्थलों और मंदिरों पर हमले और लूटपाट करके भाग जाते हैं। कभी उन्हें पकड़ा नहीं जाता या फिर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश के रंगपुर जिले का है। दावे के अनुसार रंगपुर जिले के पुटीमारी गांव में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने वहां दुर्गा पूजा मंडप में जाकर हमला किया और देवी दुर्गा की मूर्ति को तोड़ डाला। इसी बीच हिंदू समुदाय के लोगों ने उन हमलावरों में से एक शख्स को पकड़ लिया, बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। बांग्लादेश में नवरात्र के दिनों में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है? क्या पाकिस्तान जमात के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है जुल्म? क्या बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कराने की तैयारी हो रही है? क्या बांग्लादेश को कट्टरपंथी देश बनाकर भारत के खिलाफ एक और फ्रंट बना रहा है पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान की कट्टर जमातों की शह पर बांग्लादेश में वो सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान चाहता है।